हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल दक्षिणा नर्सिंग एकेडमी पर। आज हम अपनी जो लास्ट क्लास हमने किस पे ली थी, फैमिली प्लानिंग मेथड्स। इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। उस क्लास में हमने जो फर्स्ट क्लास इसकी ली थी इस टॉपिक की, फैमिली प्लानिंग मेथड्स, जिसको आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी बोलते हैं। उसमें हमने सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं उसके बारे में जाना, उनके क्या जो आइडियल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनकी क्या करैक्टरिस्टिक है, मीन्स क्या क्राइटेरिया है, वो हमने वहाँ पे जाना था। और एक ओवरव्यू लिया था कि कौन कौन से क्या क्लासिफिकेशन क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का, कौन कौन से आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल है। ठीक है, उस क्लास में मैंने एक चीज़ आपको मेंशन करना भूल गई थी। जो मेन इसका जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, वो हम दो में डिवाइड करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को। कौन कौन से? टेम्परेरी मेथड एंड परमानेंट मेथड, जो हमने फर्स्ट क्लास में किए थे। इस क्लास में इसमें ये जो मेथड है ये किसके अंदर आते हैं? ये सारे हमारे टेम्परेरी मेथड, जिसको आप स्पेसिंग मेथड भी बोलते हैं, उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग मेथड को हम दो में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा टेम्परेरी, जिसको आप स्पेसिंग मेथड भी बोलते हो, स्पेसिंग, और दूसरा आपका है परमानेंट मेथड्स, परमानेंट, या फिर इसको आप टर्मिनल मेथड भी बोलते हो, टर्मिनल मेथड्स भी आप इसको बोल देते हैं। तो इस चीज़ को आपको ऐड करना है कि ब्रॉड जो क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम फैमिली प्लानिंग मेथड को दो में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका टेम्परेरी मेथड्स और दूसरे परमानेंट। टेम्परेरी को आप स्पेसिंग मेथड्स भी बोलते हैं और परमानेंट को आप टर्मिनल मेथड्स भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा हमने डिस्कस किया है, ये क्या है? ये टेम्परेरी मेथड्स हैं। ये क्या है? हमारे टेम्परेरी मेथड्स हैं, जिसको आप स्पेसिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। स्पेसिंग मेथड्स मीन्स जैसे दो बच्चों के बीच में गैप देने के लिए, फिर स्पेस देने के लिए हम इन मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो यहाँ पे मेथड्स लिखे हैं वो इसी पर्पज़ के लिए हैं कि गैप मेंटेन करने के लिए, मीन्स जो दो प्रेगनेंसी के बीच में या फिर दो बच्चों के बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए जिन मेथड्स का हम यूज़ करते हैं वो कौन से हैं? स्पेसिंग मेथड्स या फिर टेम्परेरी मेथड्स। या फिर इसको आप इस तरह से, इसलिए भी इसको टेम्परेरी मेथड भी बोलते हैं क्योंकि ये परमानेंटली हम इनको नहीं करते। मीन्स जब कपल जो भी एलिजिबल कपल है या फिर जो भी हमारा टारगेट कपल है, वो जब तक चाहे इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ कर सकता है और उसके बाद उसको रिमूव कर सकता है। ठीक है, ये उसकी मर्जी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कब तक इन मेथड का यूज़ करना चाह रहा है। इसलिए इसको हम टेम्परेरी मेथड्स भी बोल देते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा क्लासिफिकेशन किस चीज़ का है? टेम्परेरी मेथड्स का है। ठीक है, परमानेंट जो मेथड है टर्मिनल मेथड्स, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले टेम्परेरी मेथड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें जैसे हमने टेम्परेरी में किसमें 5 में डिवाइड किया था, नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, आईयूडी और हार्मोनल मेथड्स, और आपका था एक पोस्ट कंसेप्शन मेथड्स। सबसे पहले जो नेचुरल मेथड्स हैं, नेचुरल मेथड में फर्स्ट हमारा क्या है? लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। इसमें नाम से पता चल रहा है कि लैक्टेशनल मीन्स जो भी मदर है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी जब तक वो बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती है उस टाइम पीरियड तक क्या है? एमेनोरिया की कंडीशन होती है, यानी वो जो मदर है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ठीक है, इसको और अच्छे से समझें तो डिलीवरी के बाद अगर, जैसे आपने सुना होगा रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3 में क्या है? रूल ठीक है, रूल ऑफ 3 हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया में। रूल ऑफ 3 में क्या है कि जैसे अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर करवाती है 3 मंथ्स तक अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाती है, या फिर 6 मंथ तक, सॉरी 3 मंथ्स तक अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उसको 3 मंथ्स तक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती है तो 3 वीक्स तक उसको किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड है तो 3 मंथ्स तक ज़रूरत नहीं होती किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड नहीं है तो क्या है? 3 वीक्स तक किसी भी जो आफ्टर डिलीवरी मदर को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड करने की यूज़ नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये मेथड जो हमारा लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड है, ये आफ्टर डिलीवरी जो है हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को रूल ऑफ 3 बोलते हैं, मीन्स 3 मंथ्स और 3 वीक्स। क्लियर है? फर्स्ट हमारा लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। सेकेंड है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मीन्स होता है कि
कंप्लीट एब्सेंस ऑफ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स। मीन्स जो कपल है वो लाइफ टाइम अगर किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता है, तो क्या है वो अपने आप एक नेचुरल मेथड में आ जाता है, तो किसी तरह की प्रेगनेंसी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो हिंदी में माने तो मीन्स अगर जो कपल है बिल्कुल वो संभोग नहीं करता है पूरे लाइफ टाइम तक, तो वो क्या है नेचुरल मेथड हो गया, तो इस तरह से कोई डिलीवरी नहीं होती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एब्स्टिनेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्टिनेंस। थर्ड हमारा है सेफ पीरियड। अब सेफ पीरियड क्या होता है, इसको आप कैलेंडर मेथड, यहाँ पे से मैं थोड़ा रब कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेफ पीरियड को हम कैलेंडर मेथड भी बोल देते हैं, कैलेंडर मेथड या फिर रिदम मेथड, रिदम मेथड। ये दोनों किसके नाम है, सेफ पीरियड के नाम है। ठीक है, यहाँ से भी मैं क्लियर कर रही हूँ, आपको पता है, आप ये मैंने यहाँ पे आपका क्लियर कर दिया है। तब रिदम मेथड क्या है और कैलेंडर मेथड क्या है, मान लो हम इस तरह से किसी भी वुमेन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हम एवरेज मानते हैं 28 डेज़ का। ठीक है, 28 डेज़ का हमने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल माना है, तो इसको हमने इस तरह से लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। तो हमने पूरा मंथ यहाँ पे लिख लिया है। 28 डेज़ का हमने किसी भी वुमेन का मेंस्ट्रुअल पीरियड माना है। तो जो फर्स्ट 9 डेज़ हैं, फर्स्ट 9 डेज़ होते हैं, मान लीजिए उस वुमेन का जो फर्स्ट पहले 1 2 3 4 ये उसकी मेंस्ट्रुअल जो है पीरियड है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा होता है 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 डेज़ तक उसका मेंस्ट्रुअल जो है पीरियड है, मीन्स उसको यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होते हैं। उसके बाद ये जो फर्स्ट टू 9 पीरियड होता है ये हमारा कहलाएगा सेफ पीरियड। ये हमारा क्या कहलाएगा, सेफ पीरियड। ठीक है, फर्स्ट से हमने स्टार्टिंग की है जब उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं। उसके बाद फर्स्ट से लेके 9 तक का पीरियड जो है डेज वो हमारे सेफ पीरियड कहलाते हैं। उसके बाद इसको हम 10 से 1 to 9 है, फिर 10 से लेके हमारे 17 तक। ठीक है, 10 से लेके हमारा यहाँ पे इसको 17 यहीं पे लिखेंगे हम। ये हमारा है कौन सा, अनसेफ पीरियड, अनसेफ पीरियड कहलाता है। और 17 के बाद 18 19 20 ये हमारा फिर से हमारा क्या है, सेफ पीरियड में आ जाता है, सेफ पीरियड। क्लियर है? तो मीन्स ये हमारा, इसलिए इसको पूरा इसलिए कैलेंडर मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, कैलेंडर की तरह हमने इसको समझा है। ये फर्स्ट 9 डेज हमारे क्या हो गए, सेफ पीरियड। उसके बाद 17 से लेके 10 से लेके 17 तक क्या है, अनसेफ। और उसके बाद 18 से लेके 28 तक क्या कहलाएगा, सेफ पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो अनसेफ पीरियड को, जो अनसेफ पीरियड है ये हमारा 10 से लेके 17, इसको फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फर्टाइल पीरियड भी बोला जाता है। क्लियर है? मीन्स फर्टाइल पीरियड या फिर अनसेफ पीरियड क्या है कि अगर इस ड्यूरेशन में अगर वो किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो 14th डे है, 14th डे पर क्या है, मीन्स ओवुलेशन होता है। ठीक है, हमने अगर फर्स्ट से अगर यहाँ पे मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं तो 14th डे को क्या होगा, ओवुलेशन होगा। तो 14 डे से 1 और 2 डेज पहले और बाद में को हमने क्या मान लिया, अनसेफ पीरियड मान लिया। क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा मेथड है, सेफ पीरियड। तो इस तरह से क्या है कि जो वुमेन अपना जो भी मीन्स अपने कैलेंडर के हिसाब से देख सकती है कि कब उसका सेफ पीरियड आ रहा है और किस टाइम उसका अनसेफ पीरियड आ रहा है। तो ये एक तरह का क्या हुआ, नेचुरल मेथड हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि नेचुरल मेथड्स में किसी तरह का बाहर से कोई फिजिकल जो डिवाइस है वहाँ पे यूज़ नहीं करते, हम नेचुरली ही जो है एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव
जो मेथड हम इनको माना जाता है, ठीक है। नेचुरल वे में ही हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, रोक पाते हैं। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्स्टिनेंस, सेफ पीरियड। लास्ट हमारा बच जाता है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस में क्या होता है कि इसको विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं। क्या? विड्रॉल मेथड भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। इसमें जो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या है, जो इजैकुलेशन होने से पहले ही अगर जो है जो इंटरकोर्स की जो एक्टिविटी है उसको बंद कर दें तो वो हमारा क्या होता है, कोइटस इंटरप्टस होता है, यानी उसको विड्रॉल मेथड भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इजैकुलेशन फ्लूइड है वो अंदर वेजाइना के अंदर नहीं जा पाता, उससे पहले ही क्या है, सेक्सुअल जो एक्टिविटी है, इंटरकोर्स, वहाँ पे स्टॉप कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोइटस इंटरप्टस बोलते हैं। तो ये सारे हमारे मेथड क्या है, नेचुरल मेथड्स में आते हैं। हमने 4 पढ़े, कौन कौन से थे, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, उसके बाद एब्स्टिनेंस, सेफ पीरियड और कोइटस इंटरप्टस। क्लियर है? इन सभी नेचुरल मेथड्स में किसी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस है उसका यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। सिर्फ नेचुरली ही प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है। तो ये हमारे नेचुरल मेथड। नेक्स्ट जो हमारे हो गए वो कौन से थे, यहाँ पे हमने क्या लिखे हुए, बैरियर मेथड्स है। तो यहाँ से मैं अब आपका रब कर रही हूँ। बैरियर मेथड्स में क्या है कि एक नाम से पता चल रहा है कि बैरियर की किसी न किसी डिवाइस को हम यूज़ करेंगे जो एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। जैसे नेचुरल में कोई बैरियर, कोई डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी तरह से बैरियर में एक बैरियर की ज़रूरत होगी और किसी डिवाइस की ज़रूरत होगी, इसलिए इसको हम बैरियर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। हमने नेचुरल पढ़ लिया है। अब जो बैरियर मेथड है, अच्छा, नेचुरल में जो हमारा ये जो एब्स्टिनेंस हमने पढ़ा था, एब्स्टिनेंस में क्या है कि कंप्लीट एब्सेंस होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसलिए उसको हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं मानते हैं, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट एब्सेंस के कारण जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो अराइज होती है, इसलिए उसको हम आइडियल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम उसको नहीं मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बैरियर मेथड्स में जो फिजिकल हमने इसमें डिवाइड किया था, फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर्स में, ठीक है। फिजिकल बैरियर में सबसे पहले हमने जो कॉन्डोम है इसको हमें पढ़ना है। कॉन्डोम को हम क्या बोलते हैं, निरोध भी बोलते हैं, निरोध, ठीक है। तो कॉन्डोम्स का हम जो है ये, और ये मोस्ट कॉमन मेथड है इन मेल्स, मोस्ट कॉमन मेथड इन मेल्स, ठीक है। और दूसरा है वेजाइनल स्पॉन्ज और डायफ्राम, ये भी हमारे फिजिकल बैरियर के अंदर आते हैं। जो कॉन्डोम है वो मोस्ट कॉमन है मेथड है इन मेल्स, और दूसरा इसका जो अगर मेरिट की बात करें, इजी टू यूज़ होता है और उसको इजीली डिस्कार्ड कर पाते हैं और चीप होता है, ठीक है, कॉस्टली मेथड नहीं है। और इसका डीमेरिट क्या है, मीन्स इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, कॉन्डोम्स में ये स्लिप ऑफ कर सकता है, मीन्स इंटरकोर्स के टाइम या फिर संभोग के दौरान ये जो है कॉन्डोम स्लिप ऑफ कर सकता है, टीयर ऑफ कर सकता है, फट सकता है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। दूसरा, ये सिर्फ एक ही सेकंड इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं होता, कम होता है, ठीक है। तो ये 2 डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में मैंने क्या बताया कि चीप होता है, ठीक है, और दूसरा इजी टू यूज़ होता है, इसको डिस्पोज हम कर सकते हैं। और एक मेन जो इसका एडवांटेज क्या है कॉन्डोम्स का, वो प्रिवेंट्स एसटीडीज़, सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट कर पाता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो एसटीडीज़ को प्रिवेंट करता है, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ HIV है, इस तरह की डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, वो हमारे कौन से हैं, कॉन्डोम्स। क्लियर है? तो इसकी हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स भी देख ली। फिर नेक्स्ट है हमारा जो डायफ्राम। डायफ्राम क्या होती हैं, डायफ्राम, इसको डायफ्राम एक तरह का कप शेप होता है, ठीक है। इसको डच कैप भी बोलते हैं, डच कैप भी बोला जाता है। डच कैप में से कैप की तरह होता है, कप की तरह होता है। इसको वेजाइना के अंदर फिट कर दिया जाता है, फीमेल्स का है, ठीक है, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। वेजाइना के अंदर फिट कर दिया जाता है बिफोर इंटरकोर्स, ठीक है, क्वाइटस से पहले या फिर इंटरकोर्स से पहले वेजाइना में फिट कर दिया जाता है, और इंटरकोर्स के 6 घंटे के बाद इसको रिमूव किया जाता है,
ठीक है। तो बिफोर कोइटस इंसर्ट किया जाता है वेजाइना के अंदर, रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, और आफ्टर 6 आवर्स इसको रिमूव किया जाता है। डायाफ्रैगम या फिर डिच कैप इसको बोलते हैं। इसका जो है मेरिट क्या है कि ये इफ़ेक्टिव है, प्लस इसके साथ डायफ्राम के साथ किसी तरह के केमिकल जो मेथड्स हमने पढ़े, फोम्स, टैबलेट, जेली, क्रीम, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके साइड्स पे लगा सकते हैं ताकि इसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो और इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो इसका जो मेरिट है यही है कि इफ़ेक्टिव है, प्लस इसको चीप है ये भी। और डीमेरिट में क्या होगा कि इसको लगाने के लिए सुपरविज़न की ज़रूरत है, मीन्स किसी ना किसी की जो हेल्थ प्रोफेशनल की असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस से या फिर उसको एक डेमोन्स्ट्रेशन लेके ही फीमेल यूज़ कर पाती है। तो ये इसका जो है डीमेरिट है, और प्लस उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो डीमेरिट्स में हमने कर लिया, कॉन्डम हो गए, डायफ्रैगम हो गए। फिर थर्ड है वेजाइनल स्पॉन्ज। वेजाइनल स्पॉन्ज भी इसी तरह के होते हैं कि ये भी एक सर्विक्स की शेप में होता है। तो इसको बिफोर इंटरकोर्स जो फीमेल है वो सर्विक्स में इंसर्ट कर लेती है, और आफ्टर 6 आवर्स ही इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये क्या है वेजाइनल स्पॉन्ज, और इसमें एक थ्रेड लगा होता है। थ्रेड की हेल्प से इसको बाद में इंटरकोर्स के बाद में इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली जो सर्विक्स में फिक्स कर दिया जाता है। तो ये हमारे फिजिकल बैरियर की बात होगी। फिर है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में हमारे कौन कौन से हैं? फोम्स, टैबलेट, जेली, क्रीम्स और सपोजिटरी। इनको हम स्पर्मिसाइड भी बोल देते हैं। क्या? जो हमारे केमिकल बैरियर हैं ये, इनको क्या बोलते हैं? स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड क्यों बोलते हैं? साइड वर्ड जहाँ पे आ जाता है वो क्या मीन्स, मतलब क्या होता है? किल करना। स्पर्म्स को डायरेक्ट किल कर देते हैं। मीन्स ये जो केमिकल बैरियर है इनको जो है फीमेल और बिफोर जो इंटरकोर्स वो वेजाइना में इंसर्ट कर लेती है। ठीक है, जो टैबलेट है, जेली, क्रीम, सपोजिटरीज है, इनको वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, और वहाँ पे जाके स्पर्मिसाइड अच्छे से फैल जाती हैं, और जैसे ही स्पर्म इनके कांटेक्ट में आते हैं तो स्पर्म को किल कर देते हैं। तो इसलिए इनको स्पर्मिसाइड बोला जाता है, मीन्स डायरेक्ट स्पर्म्स को किल करते हैं। तो इसका मेरिट डीमेरिट यही है कि इसको अच्छे से वेजाइना में लगाना होता है। ठीक है, तो ये हमारा डीमेरिट्स हैं। और बाकी हमारे जो बैरियर यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसके बाद आते हैं आईयूडीज़। आईयूडीज़ मीन्स इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटा रही हूँ। आईयूडीज़ में हमने डिवाइड किया हुआ है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को, किसमें? 3 में डिवाइड किया है। फर्स्ट जनरेशन आईयूडी पहले भी बताया था मैंने, सेकेंड जनरेशन आईयूडी और थर्ड जनरेशन आईयूडी। फर्स्ट जनरेशन में हमारे आते हैं लिप्स लूप। इसका एग्जाम्पल क्या है? लिप्स लूप। सेकेंड जनरेशन का है कॉपर टी 200B और कॉपर टी 380A। ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। और थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल क्या हैं? प्रोजेस्टेड टी, प्रोजेस्ट्राट टी और LNG20। LNG क्या है? लिवोनोजेस्ट्रॉल 20, लिवोनोजेस्ट्रॉल 20। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मीन्स जो ये इस तरह के डिवाइस हैं वो इंट्रा मीन्स यूटेराइन कैविटी में इंसर्ट किए जाते हैं। पहले फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं लिप्स लूप। ठीक है, कि लूप की तरह होती है, डबल एस शेप में होती है, इस तरह से डबल एस शेप में होती है, और इसको भी यूटेराइन कैविटी में फिक्स कर दिया जाता है। और ये मेडिकल पर्सनल की हेल्प से ही इसको फिक्स किया जाता है डायरेक्ट यूटेराइन कैविटी के अंदर। और इसमें भी एक थ्रेड लगा होता है जिसके जो ये थ्रेड बाहर वेजाइना में छोड़ दिया जाता है ताकि जब इसको निकालना हो वो निकाल सके। ठीक है, तो ये डबल एस शेप की होती है। लिप्स लूप इसका एग्जांपल है। और ये जो इन फर्स्ट जनरेशन की आईयूडीज़ होती हैं ये नॉन मेडिकेटेड होती हैं, नॉन मेडिकेटेड होती हैं, मीन्स कॉपर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, नॉन मेडिकेटेड। और इसको इनर्ट भी बोलते हैं, इनर्ट। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड और इनर्ट होती है फर्स्ट जनरेशन की
इसका जो एक्शन होता है किस तरह से काम करती हैं, ये जो लिप्स लूप है, ठीक है, ये एक बायोकेमिकल चेंजेस या फिर सेलुलर चेंजेस कर देती है। मीन्स एक तरह की जो लिप्स लूप, ये एक तरह की जो फॉरेन मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं यूट्राइन कैविटी में जाके, किस तरह से फॉरेन मटेरियल की तरह एक्ट करेंगी, और फॉरेन मटेरियल के एक्ट करने की वजह से वहाँ पे यूट्राइन कैविटी के अंदर कुछ सेलुलर चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो है स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे नहीं रुक पाते हैं। तो इस तरह से ये एक्शन है, इसका मोड ऑफ एक्शन है लिप्स लूप का। फिर हमारा आता है सेकेंड जनरेशन, जिसका एग्जांपल मैंने बताया कॉपर्टी 200B और कॉपर्टी 380A। जो कॉपर्टी 200B है ये कितने साल के लिए, 4 ईयर तक हम रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जो कॉपर्टी 380 है ये कितने 10 ईयर्स तक ये रखी जा सकती है। मीन्स एक बार अगर इंसर्ट कर दे तो वुमेन 10 ईयर्स तक उसको प्लेस करके रख सकती है। और कॉपर्टी 200B है ये 4 ईयर्स तक प्लेस करके रख सकती है, ठीक है। और इनमें क्या है, कॉपर यूज़ हो जाता है, कॉपर यूज़ किया जाता है, कॉपर, इसलिए इसको कॉपर्टी 200B भी बोला जाता है। कॉपर्टी जो कॉपर क्या करता है, वो जैसे इसमें लिप्स लूप भी क्या करते थे कि सेलुलर चेंजेस या फिर बायोकेमिकल चेंजेस करते थे, जिसकी वजह से स्पर्म जो है सर्वाइव नहीं कर पाते थे। तो उसी तरह से जो कॉपर है, कॉपर उन सेलुलर चेंजेस और बायोकेमिकल चेंजेस को और ज़्यादा एनहेंस कर देता है, मीन्स इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पर्म नहीं सर्वाइव कर पाते, ठीक है। दूसरा है ये कैसे करता है, एक तो ये फर्स्ट मोड है इसका, एक्शन है इसका, मोड ऑफ एक्शन। सेकेंड ये कैसे काम करता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस है, सर्वाइकल म्यूकस की विस्कोसिटी को इंक्रीज़ कर देता है। विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी तो स्पर्म एंटर नहीं कर पाएंगे सर्विक्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से इसका मोड ऑफ एक्शन होता है सेकेंड जनरेशन आईडीज़ का। अब थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन के हमने पढ़े थे एग्जाम्पल प्रोजेस्टेरोन T और LNG-20 या फिर लीवोनोजेस्ट्रोल 20 भी इसको हम बोलते हैं। इसका जो ये हमारे इसके किसके एग्जाम्पल हैं, थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 जनरेशन पढ़ लिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। इसमें थर्ड जनरेशन में मेनली क्या है, हार्मोनल जो है आईओडीज इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें नाम से पता चल रहा है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन होता है और इसमें लीवोनोजेस्ट्रोल होता है, इसलिए इसको हार्मोनल, यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, हार्मोनल आईओडीज होती हैं ये, हार्मोनल आईओडीज, ठीक है। हार्मोन्स इसमें यूज़ किया जाता है। सेकेंड जनरेशन में कॉपर होता है, थर्ड जनरेशन में हार्मोन्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस थे। अब इसमें मोड ऑफ एक्शन साथ साथ कर लिया था कि किस टाइम पे, अब हम देख लेते हैं कि टाइम ऑफ इंसर्शन जो आईओडीज है कब इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ टाइमिंग है, जैसे फर्स्ट तो अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड है, जब वुमेन का मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसके 1 to 10 डेज़ के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। 1 to 10 डेज हमने क्या देख लिया कि सेफ पीरियड होता है, मीन्स उस टाइम है जो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो उसी टाइम इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। तो मेंस्ट्रुअल पीरियड के 1st to 10th डे में इसको इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा कब कर सकते हैं कि जैसे पोस्ट डिलीवरी, ठीक है, जब जैसे ही डिलीवरी होती है मदर के उसके 1 वीक के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। थर्ड इसको हम कब करेंगे, जैसे पोस्ट प्यूपेरम। फर्स्ट हमने पोस्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पढ़ लिया, ठीक है, मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 10 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। दूसरा पोस्ट पार्टम पीरियड, पोस्ट पार्टम पीरियड में मीन्स फर्स्ट वीक में इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। और थर्ड है पोस्ट प्यूपेरियम, पोस्ट प्यूपेरियम मीन्स प्यूपेरियम पीरियड के बाद, यानी 6 वीक्स के बाद इसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। अगर ये हमारी तीन मेन जो कंडीशन है। चौथा हम एबॉर्शन का भी पढ़ सकते हैं। एबॉर्शन में क्या है कि आफ्टर 1 मंथ के एबॉर्शन के बाद हम जो है आईओडीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइमिंग भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। कॉम्प्लिकेशंस में कब क्या होंगे, मेन इसका जो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है वो क्या बोलते हैं हम इसको, ब्लीडिंग, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है कॉम्प्लिकेशन जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आईओडीज़ का क्या है, ब्लीडिंग। और सेकंड मोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, पेन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन या फिर जो इसका साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। फर्स्ट ब्लीडिंग, दूसरा पेन,
ये आपको याद करना है। इसके अलावा और कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे यूट्राइन परफोरेशन, ठीक है, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी, किसी तरह इन्फेक्शन, ये सारे अदर हमारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने आईओडीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो हमने नेचुरल मेथड कर लिए, केमिकल बैरियर मेथड कर लिए और आईओडीज़ हमने कर ली। नेक्स्ट हमारे आते हैं हार्मोनल मेथड, और एक हमारा क्या बच गया, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड। में फर्स्ट और ओरल पिल्स। ओरल पिल्स में हमने कंबाइंड पिल एग्जाम्पल लिखा था, और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। कंबाइंड पिल मीन्स नाम से दिख रहा है कि दो इसमें जो हार्मोन्स है वो मिक्स किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये दो जो हार्मोन हैं इसमें कंबाइंड पिल में होते हैं, दोनों हार्मोन इसमें मिक्स किए जाते हैं, इसलिए कंबाइंड पिल बोला जाता है। और इसका जो ये किस नाम से आती है कंबाइंड पिल, माला एन और माला डी, नाम आपने सुना होगा, माला एन और माला डी के नाम से ब्रांड नेम है, इस ट्रेड नेम के नाम से ये आती हैं। इनमें एक ये जो माला एन है, माला डी, एक तरह का पैकेट होता है टैबलेट्स का, उसमें कितनी टोटल 28 पिल्स होती हैं, 28 पिल्स होती हैं, जिसमें जो 21 पिल हैं, पहली जो 21 पिल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हैं। और बाकी 7 जो बच गई हैं, 7 पिल्स हैं, वो हमारी आयरन पिल्स होती हैं, आयरन पिल होती हैं। ठीक है, इस तरह से टोटल कितनी पिल हो गई, गोलियां होगी, टैबलेट होगी, 28 टैबलेट होती हैं। जो ये कंबाइंड पिल है ये कब स्टार्ट करते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे। ठीक है, जब मेंसेस होते हैं उसके 5th डे से इसको स्टार्ट किया जाता है, और बिफोर गोइंग टू मीन्स रात के टाइम, ठीक है, तो रात के टाइम इसको लिया जाता है। और इन पिल्स को, कंबाइंड पिल्स को मिस नहीं किया जाता। अगर किसी बाई चांस मिस हो जाती हैं, जब भी वुमेन को याद आए, फीमेल को याद आए, उस टाइम वो ले सकती हैं। और दूसरा, इसको डबल नहीं करना है, ठीक है, मीन्स एक दिन में दोनों ही लेना है। बट ये है कि जिसका टाइमिंग है, जो फर्स्ट अगर कोई पिल मिस हो चुकी है, ठीक है, उस टाइमिंग के बाद उसको याद आता है तो वो उसको बाद में ले सकती है। ये हमारा क्या हो गया, कंबाइंड पिल हो गया। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। अब प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल क्या है, सॉरी, इसको करने से पहले इसका मोड ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं कंबाइंड पिल का, ये कैसे काम करता है। मैंने क्या बताया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इसके अंदर होती हैं, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, फर्स्ट क्या है, ओवुलेशन को नहीं होने देता। तो ये ओवुलेशन को वुमेन के अंदर नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो ओवम रिलीज नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा क्या है, इसका कैसे काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम जो लाइन होती है यूट्रस की, उसको अनफेवरेबल कर देगा, अनसूटेबल कर देगा इम्प्लांटेशन के लिए। मीन्स इम्प्लांटेशन वहाँ पे नहीं हो पाएगी एंडोमेट्रियम लेयर में। तो इस तरह से वो वहाँ पे इंट्रायूट्राइन चेंजेस कर देता है। क्या, कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा कि जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी थिकनेस को बढ़ा देता है। थिकनेस बढ़ जाएगी तो स्पर्म एंटर नहीं करेगा। तो ये इस तरह से जो कंबाइंड पिल काम करती है। क्लियर है। सेकंड मैंने क्या बोला, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। नाम से पता चल रहा है कि इस पिल में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा, सिर्फ और वो भी स्मॉल अमाउंट में होता है। उसको मिनी पिल भी बोलते हैं, मिनी पिल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। और फिर मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया, मोड ऑफ एक्शन सेम होगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एक तो जो है सर्वाइकल म्यूकस है उसकी थिकनेस को बढ़ा देगा, जिससे स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। और दूसरा, जो इंट्रायूट्राइन जो कैविटी है, यानी जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की, यानी एंडोमेट्रियम को अनसूटेबल कर देगा फॉर इम्प्लांटेशन, जिसकी वजह से क्या है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये हमारी किसकी बात होगी, ओरल पिल्स की बात हो गई। दूसरा है हमारा इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स में हमने के एग्जाम्पल पढ़े थे, DMPA और NET-IN। ये दो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। ये क्या है, दोनों प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्टेबल्स हैं, ठीक है। मीन्स इनमें दोनों में प्रोजेस्टेरॉन होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, DMPA की डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एस्टेट, ठीक है। फुल फॉर्म कई बार आती है, उसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपके लिए। DMPA क्या है, डेपोट
मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एस्टेट। ठीक है, सिर्फ इसमें जो है प्रोजेस्टेरोन होता है और इंजेक्टेबल्स मीन्स इंजेक्शन के फॉर्म में होता है। फ़र्क दोनों में क्या है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल और इनमें, कि ये पिल के मीन्स टैबलेट के रूप में होते हैं, ओरली लिए जाती हैं। ठीक, और ये इंजेक्शन की फॉर्म में होते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, डेपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एस्टेट। और नेटिन का क्या है, नेट इन। नोर एनेथनेट। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, वैसे यही है। नोर एनेथनेट इसको हम बोलते हैं नेट इन। ठीक है, तो ये हमारे दो इंजेक्टेबल्स का एग्जांपल है। इंजेक्टेबल्स मीन्स इंजेक्शन के फॉर्म में जो प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है और वो किस तरह से एक्ट करता है, कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह एक्ट करता है। तो ये हमारे इंजेक्टेबल्स हो गए। तो हार्मोनल मेथड हमें यहाँ पे ख़त्म हो गए। ओरल पिल्स की बात कर ली हमने, इंजेक्टेबल्स की बात कर ली। अब हमारा बचता है कौन सा, लास्ट, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड। पोस्ट कंसेप्शनल मेथड नाम से पता चल रहा है कि यानी जो कंसेप्शन के बाद मीन्स अगर जो वुमेन का अगर जैसे पीरियड मिस हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद मीन्स वुमेन को लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, तो उसके बाद जो मेथड यूज़ किए जाते हैं उनको हम पोस्ट कंसेप्शनल मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने कौन कौन से मेथड लिखवाए थे, एक तो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, दूसरा मेंस्ट्रुअल इंडक्शन और एबॉर्शन। 3 इसमें हमने जो है वेज पढ़े थे किस तरह से हम जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन है यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, और दूसरा मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, और थर्ड है हमारा एबॉर्शन। ठीक है, ये इसमें आते हैं पोस्ट कंसेप्शनल मेथड में। मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन में क्या है कि अगर ये मेथड जो है पीरियड मिस होने के 14th डे के अंदर, इसको 14 डे के अंदर किया जाता है। ठीक है, पीरियड मिस होने के बाद 14 दिन के अंदर इसको किया जाता है, मेंस्ट्रुअल रेगुलेट किए जाते हैं। इसमें जो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी यूट्राइन कंटेंट होता है उसको इवैक्यूएट कर लिया जाता है, मीन्स बाहर निकाल दिया जाता है। ये बिल्कुल सेफ़ होता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो जैसे ही पीरियड मिस होता है उसके 14 दिन के अंदर करना होता है। ठीक है, डायरेक्टली क्या करेंगे, जो यूट्राइन जो अंदर कंटेंट होगा यूट्रस के अंदर उसको इवैक्यूएट कर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और ये पूरी तरह से सेफ़ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। और दूसरा है कि मेंस्ट्रुअल इंडक्शन। मेंस्ट्रुअल इंडक्शन में क्या होता है कि 1 to 1.5 ml ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, 1 to 1.5 ml सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन लेना है हमें, प्रोस्टाग्लैंडिन का सोल्यूशन लेना है। तो इस सोल्यूशन का क्या है, हम डायरेक्ट जो यूट्राइन कैविटी में हम डाल देते हैं, और फिर प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही यूट्राइन कैविटी में चला जाएगा तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगी तो अपने आप ही जो भी अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा और ब्लीडिंग हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल इंडक्शन बोला जाता है। थर्ड हमारा क्या है, एबॉर्शन। एबॉर्शन बहुत लंबा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। बस यहाँ पे अभी आपको इतना ही क्या है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। ठीक है, 28 वीक्स से पहले ही जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एबॉर्शन। ठीक है, तो ये 3 मेथड है किसके, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमने कौन से मेथड कर लिए, हमारे स्पेसिंग मेथड है, जो हमारे टेम्परेरी मेथड है वो यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं। 5 टेम्परेरी मेथड हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमारा कौन सा बचता है, एक परमानेंट मेथड जिसको आप टर्मिनल मेथड भी बोल देते हैं, उसको भी हम फटाफट कर लेते हैं। टर्मिनल मेथड,
ठीक है। ये सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा, टर्मिनल मेथड या फिर परमानेंट मेथड। इसमें दो होता है, एक वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। कौन सी? वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। जो वेसेक्टोमी है ये किसके अंदर किया जाता है? ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर के नाम है। वेसेक्टोमी है वो मेल्स के अंदर किया जाता है और ट्यूबेक्टोमी क्या है? फीमेल्स के अंदर किया जाता है। मीन्स परमानेंटली ही, परमानेंट प्रोसीजर मीन्स किसी तरह इसके बाद जो है वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो इस तरह से इसको परमानेंट, इसलिए इसको परमानेंट मेथड बोला जाता है। तो वेसेक्टोमी मेल्स में किया जाता है और फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी किया जाता है। तो फीमेल ट्यूबेक्टोमी मीन्स ट्यूब्स को लाइगेट कर दिया जाता है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसका लाइगेशन कर दिया जाता है, इसलिए इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। और मेल्स में वेसेक्टोमी मीन्स जो वासा डिफरेंस होता है उसको लाइगेट कर दिया जाता है, इसलिए इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, हमें बस आपको इतना ही पता होना चाहिए टर्मिनल मेथड्स। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने टेम्परेरी मेथड भी पढ़ लिया और जो परमानेंट मेथड्स हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो या फिर आपको समझ में नहीं आया हो, वो मुझे आप बाद में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो अभी ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, किसी तरह का फीडबैक है वो भी आप कमेंट के थ्रू मुझे दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।